तो पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था। उसके अंदर मैंने आपको 25-26 क्वेश्चन भी करवाए थे, है ना। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 एक क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आज निपटा देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन तभी आपको आएंगे जब पिछला लेक्चर देखा होगा भाई। ठीक है ना, पिछला लेक्चर नहीं देखोगे तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, इसलिए पिछला लेक्चर देख लेना। ठीक है, और इस प्रश्नावली के जो एग्जाम्पल है ना वो सारे के सारे आप कर लोगे। जैसे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है, अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, उसमें कुछ फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये फंक्शन दिया गया आपको, ये फंक्शन दिया गया, आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं। हम कहेंगे माना ये जो फंक्शन है इसको किसी के बराबर मान लो। तो जनरली हम इसको y के बराबर मानते हैं, तो हमने कह दिया कि भैया माना y बराबर है साइन x² + 5। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्टली बता दो। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी, ये किस टाइप का फंक्शन है, साइन समथिंग टाइप का फंक्शन है। और साइन समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको सर कोस समथिंग होता है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस समथिंग, है ना। लेकिन इसके साथ साथ में हमें ये जो समथिंग है ना, इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x² + 5 का, तो आप कह देंगे सर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x + 0, क्योंकि x² का तो डेरिवेटिव 2x हो गया, और 5 हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ये बात आपको पता है, कल बताई थी मैंने आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा कोस x² + 5, है ना। और इसके किसके साथ गुणा होगी, 2x के साथ। 2x को मैं आगे लिख देता हूँ। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, समझे। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ये है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन पर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा ना, और उस पॉइंट पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो उस स्पर्श रेखा की ढाल भैया ये होगी। कितना आसान सा था। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो हम क्या कह देंगे, हम सबसे पहले इस फंक्शन को कुछ मान लेते हैं। माना y बराबर कोस ऑफ साइन एक्स। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये जो फंक्शन हमारा एक कोस समथिंग के रूप का है। कोस समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहेंगे सर कोस समथिंग का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन समथिंग। ठीक है, लेकिन अभी हमें इस समथिंग का भी डेरिवेटिव वापस से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, समझे। कोस समथिंग का डेरिवेटिव तो माइनस साइन समथिंग ही होता है, लेकिन हम समथिंग का भी डेरिवेटिव लेते हैं वापस से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो समथिंग की जगह लिखा है साइन एक्स। साइन एक्स का वापस से डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स होगा ना, तो यहाँ पे कोस एक्स चिपकाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया जी माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स और गुणा में कोस एक्स, है ना। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो तुम चाहो तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो मैं इसको कुछ और अच्छी तरह से लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अब, ठीक है, समझे। माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स, ये तो एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, गुणा में थे तो मैंने इनको ऐसे लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा सा जचा करके लिख दिया, बस हो गया। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ये है, यानी कि इस फंक्शन पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँगा ना और उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो उसकी ढाल हमेशा क्या होगी, ये होगी। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, तो इसको भी वैसे करेंगे जैसे पिछले दो क्वेश्चन को सोल्व किया। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा कि ये जो फंक्शन है ये हमारा y के बराबर है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ले लो। तो dy/dx क्या हो जाएगा, साइन समथिंग के रूप में ये फंक्शन है। साइन समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस समथिंग होता है। और इसके बाद में ये जो समथिंग है ना, इसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर ax का डेरिवेटिव हो जाएगा a प्लस में b का डेरिवेटिव होता है 0, क्योंकि b कॉन्स्टेंट टर्म है ना, इसलिए। तो हमारा आंसर आ गया जी, क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया a कोस ax प्लस b।
यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। इस फंक्शन पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँगा और उस पॉइंट पर स्पर्शिका खींचूंगा तो उसकी ढाल हमेशा ये होगी। समझ में आ गई? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है सीकेंट समथिंग। सीकेंट समथिंग का डेरिवेटिव लेना अपने को। तो सबसे पहले मैं मान लूँगा, माना y बराबर है सीकेंट समथिंग के। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है। सीकेंट समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट समथिंग का डेरिवेटिव होता है सीकेंट समथिंग गुणा में टेंजेंट समथिंग, ये होता है बेटा। ठीक है, अभी जो समथिंग है इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अलग से निकाल लो। अगर मैं पूछूं टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो अलग से निकाल लेते हैं। क्या होगा टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव? तो आप कहेंगे सर टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव, हाँ जी, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है जी सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स के यहाँ लिखा हुआ रूट एक्स। तो टेंजेंट समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर समथिंग। ठीक है, इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा भैया। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है जी 1/2 रूट एक्स। समझ रहे हैं? वापस समझे, सीकेंट समथिंग का डेरिवेटिव होता है, सीकेंट समथिंग का डेरिवेटिव होता है सीकेंट समथिंग गुना टेंजेंट समथिंग। तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया, लेकिन ये जो समथिंग है इसका वापस से भी तो डेरिवेटिव लेते हैं ना बेटा। तो अगर मैं टेंजेंट रूट एक्स का वापस से डेरिवेटिव लूंगा तो ये आएगा। तो ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये इसके साथ चिपकानी पड़ेगी मेरे को, तब जाकर के हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा आंसर आ गया। रूट एक्स से रूट एक्स काट मत देना ये, क्योंकि ये तो एंगल है, ये अलग चीज़ है, कभी इसको काट के बैठ जाओ तुम। समझ में आई? वापस समझे, सीकेंट समथिंग का डेरिवेटिव होता है सीकेंट समथिंग गुना टेंजेंट समथिंग। ठीक है, हम इस समथिंग का भी तो डेरिवेटिव वापस से चुकाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने टेंजेंट रूट एक्स का अलग से डेरिवेटिव निकाल के देख लिया, और इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल तो ये आया। तो इसको मुझे इसके साथ चिपकाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो मैंने इसको इसके साथ चिपका दिया, अब ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया भैया। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को निपटाना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ और लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है कि चलो हमने इसका डायरेक्ट लिया, इसका ऐसा कुछ लिख के दिखाने के लिए डायरेक्टली डायरेक्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई? क्लियर? ये नहीं करना आपको, कभी आप यहाँ पे ये लिखने लग जाएं, जो रेड में लिखा है ना इसको नहीं लिखना है, ये तो रफ में आपको समझाने के लिए बता दिया, डायरेक्टली करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को y के बराबर मान लेता हूँ। तो माना y बराबर है हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में कोस ऑफ सी एक्स प्लस टी। इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आपके सर u बाई वी की फॉर्म में है ये फंक्शन, है ना, डिवीजन में है। तो u बाई वी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता था उसका? उसका होता था सर जी ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो, है ना, डायरेक्टली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव बताना, इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव बताओ। तो आपके से इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, और इसका वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो ए। तो इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये हो गया। तो u अपॉन वी का डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर नीचे वाला सेम, नीचे वाले को सेम लिख देते हैं, माइनस ऊपर वाला सेम, ऊपर वाले को सेम लिख दो भैया, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब इस नीचे वाले का डेरिवेटिव करना, कोस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या होता है? अलग से निकालो चाहे, कोस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या होता है? तो आप कहेंगे कोस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, हाँ जी। तो कोस समथिंग है, कोस समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन समथिंग। और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव लेंगे, तो इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? सी आ जाएगा, है ना, सी इसके साथ गुणा में हो जाएगा बेसिकली। तो कहने का मतलब कि इस नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है वो ये होगा। अगर मैं यहाँ इसको यहाँ पे लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं प्लस ले देता हूँ। समझ में आ गई? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सी साइन, थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, सी साइन सी एक्स प्लस टी। वापस से समझाता मैंने क्या किया। अगर कोई दो फंक्शन भाग में है और उसका आपको डेरिवेटिव लेना है तो उसका फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का डेरिवेटिव। सबसे पहले इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया जो कि ये आया, नीचे वाला सेम, प्लस प्लस नहीं होता माइनस होता है यहाँ पे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो कि आया, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो कि आया, नीचे वाला सेम, फिर यहाँ पे होता है माइनस ऊपर वाला सेम जो कि मैंने लिख दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव। जब मैंने नीचे वाले का डेरिवेटिव किया तो ये आया, इसके साथ माइनस भी था, तो यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए। ठीक है, अपॉन में हम क्या करते हैं? अपॉन में हम लिखते हैं इसका स्क्वायर,
तो ये आपका आंसर आ गया। कुछ और करने की जरूरत है नहीं, कभी आप इसको खोल के सोल्व करने लग जाओ, इसको खोल के सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ऐसे करके दिखाना था, हो गया। बस ऐसे ही करना बेटा, समझे, इसको और ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे कर दिया, सिंपल, कहानी खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव याद कर लिया बेटा, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चे, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव याद करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन है, इसलिए एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, दोनों फंक्शन की गुणा हो रही है। तो दो फंक्शन अगर गुणा में है तो हम जो गुणा वाला सूत्र नहीं सीखा था कि पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस में पहले वाला सेम दूसरे वाले का डेरिवेटिव, वो वाला तरीका यहाँ पे लगाएंगे। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना इस फंक्शन को मैं कुछ मान लेता हूँ, लेट्स से y मान लिया, माना y बराबर है कोस एक्स क्यूब गुणा में साइन, देखो साइन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 लिखा है, इसको मिल सकता हूँ साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो भाई, साइन स्क्वायर एक्स लिखो या फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो, बात एक होती है, ये चीज़ आप ध्यान रख लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर समथिंग, तो साइन स्क्वायर समथिंग को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन समथिंग का होल स्क्वायर। समझ में आई, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर, अब आगे सोल्व करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो बस। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास dy अपॉन डी एक्स बराबर पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाले सेम, दूसरा वाला सेम प्लस में पहले वाला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, है ना। अगर कोई दो फंक्शन गुणा में है और उसका आपको डेरिवेटिव याद करना है तो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस में पहला वाला सेम दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो ऐसा हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, इसका डेरिवेटिव बताओ। तो आपको सर ये कोस समथिंग है, कोस समथिंग का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन समथिंग और फिर वापस से इस समथिंग का डेरिवेटिव जो कि होता है 3x²। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। तो इसका डेरिवेटिव आ गया, इसको सेम का सेम लिखना है, तो लिख देते हैं साइन एक्स की पावर 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस में ये सेम का सेम लिखना है, लिख दो कोस एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव लेना भाई। तो यहाँ पे पावर लग रही है तो पावर डाउन मोलेस वाला तरीका लगेगा यहाँ पे, तो पावर डाउन और 1 लेस, दो में से एक गया एक। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ लिखी है इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जैसे x की पावर n में हम करते क्या है, पावर डाउन 1 लेस करते हैं, है ना, लेकिन इसके बाद इस x का वापस से डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे तो 1 आ गया। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, पावर डाउन 1 लेस तो कर दिया, लेकिन इसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताना एक बार। तो आपको जैसे साइन समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, साइन समथिंग लिखा हुआ है, साइन समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन समथिंग का डेरिवेटिव होता है कोस समथिंग, है ना, यानी कि x की पावर 5 इसका वापस से डेरिवेटिव लीजिए, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। समझ में आई बात, वापस समझो। ये था हमारे पास समथिंग की पावर समथिंग वाला रूप, समथिंग की पावर समथिंग वाला रूप हो तो पावर डाउन 1 लेस लगता है, तो पावर डाउन 1 लेस कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे ये 1 है बेटा, ये जो चीज़ मैं लिखी है ना ये 1 है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, उनको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। तो पावर डाउन 1 लेस तो कर दिया। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन एक्स की पावर 5 का, साइन एक्स की पावर 5 का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये आएगा पूरा का पूरा कोस एक्स की पावर 5 गुणा में 5x की पावर 4। समझे, तो इस पूरे का डेरिवेटिव ये हो गया, कहना है ये चारों में। वापस समझ लो एक बार। तो कोई दो फंक्शन अगर गुणा में है उसका डेरिवेटिव याद करना है तो पहले वाला का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस में पहला वाला सेम दूसरे वाला का डेरिवेटिव, ऐसा होता है तरीका। ठीक है, तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो ये आया, इस वाले को सेम रखा प्लस में इस वाले को भी सेम रखा, इसका डेरिवेटिव लिया तो वही आया, बस हो गया। इस तरीके से हमने अपना आंसर सोल्व कर लिया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसको और सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना करके आंसर लिखाना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, मैं कहूँगा माना इस फंक्शन को लेट से मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, ये है ना इसके पावर में नहीं है बेटा, कभी आप इसको स्क्वायर रूट समझे, स्क्वायर रूट नहीं है, ये दो अलग से है।
ठीक है ना। तो कुछ ऐसा हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपके से ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको तो बाहर निकाल लो ऐसे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? रूट वाली कोई भी टर्म आती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, ये होता है जी। फिर इसके अंदर रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है उसका वापस से डेरिवेटिव लेते हैं। रूट के अंदर लिखा है कोट एक्स स्क्वायर। कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो आपको इनसे कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे लिख देते हैं चलो, कोट एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। समझ रहे हैं? जैसे आपको पता हो, अलग से निकाल दिया होंगे। जैसे कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मुझे ये बताओ। कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है सर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे कोट एक्स का डेरिवेटिव ये है तो अगर मैं आपसे पूछूँ कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। और इसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका वापस से डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। कहना ये चाह रहा हूँ कि कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होगा, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे लिख दो आप ठा के, समझ रहे हो? तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। वापस समझिए हमने किया क्या। रूट के अंदर कोई भी टर्म आ जाए तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, है ना। फिर इस रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है उसका वापस से डेरिवेटिव लेते हैं। तो कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर मैं लूँगा तो ये आएगा, तो इसको मैंने लिख दिया, बस हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको और सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, बस इतना करिए, काम खत्म आपका, ठीक है। तो ऐसे करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, तो सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन सोल्व किए। तो मान लेंगे, माना इस फंक्शन को लेट से मैं वाई मान लेता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, सबसे आसान है। तो ये लिखा है कोस समथिंग, कोस समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन समथिंग, ठीक है। और इसके बाद ये जो समथिंग जिसको हम बोल रहे हैं उसका वापस से डेरिवेटिव लेते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। आ गया हमारे पास आंसर। ये तो सबसे आसान था, इसके अंदर कुछ दिक्कत ही नहीं थी। तो ऐसे हमने इसको सोल्व कर लिया। क्लियर? अब लास्ट के बचे हुए 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेकिन उन 2 क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा मैं। कंसेप्ट क्या है वो समझिए। कंसेप्ट है हमारा x बराबर c पर फंक्शन की अवकलनीयता की जांच का। ये सर ये क्या चीज़ है? देखो, आपने अवकलन तो ज्ञात करना सीख लिया, ठीक है ना भाई। x की पावर n लिखा हुआ है, इसका अवकलन क्या होगा? n x की पावर n-1, ठीक है। तो अवकलन तो आपने ज्ञात करना सीख लिया भाई। अब आप जो फंक्शन देखते हैं ना, वो फंक्शन हर एक पॉइंट पर अवकलनीय नहीं होता है। जैसे जैसे अगर मैं साइन एक्स फंक्शन की बात करूँ ना, तो साइन एक्स फंक्शन जो है वो साइन एक्स के प्रांत में आने वाले हर एक पॉइंट पर अवकलनीय है। साइन एक्स का जो प्रांत होता है ना, साइन एक्स का प्रांत क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो साइन एक्स जो है वो इसके प्रांत में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए अवकलनीय है। तो इसलिए साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये कोस एक्स आ जाता है। ऐसे अगर आप कोस एक्स देखें तो कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन एक्स आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोस एक्स भी जो है वो इसके प्रांत में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए अवकलनीय होता है, इसलिए कोस एक्स का डेरिवेटिव ये आ जाता है। टेंजेंट एक्स भी ऐसे होता है भैया, क्योंकि टेंजेंट एक्स भी जो है वो इसके प्रांत में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए अवकलनीय होता है। इसी कारण टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव भी जो है वो भी हमारे पास निकल जाता है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि उसके प्रांत में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए अवकलनीय नहीं होते। उसमें से एक फंक्शन है मोड एक्स। मोड एक्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसके टुकड़े बनते हैं बेसिकली। इसका डेरिवेटिव 1 भी होता है, -1 भी होता है ना, नॉट एग्जिस्टेबल भी होता है, ठीक है। मोड एक्स का डेरिवेटिव मैंने लिखवाया भी नहीं आपको, ध्यान हो तो, ठीक है। क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो कोई सिंगल नहीं है, उसके अलग अलग टुकड़े बनते हैं बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इसके प्रांत में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए अवकलनीय नहीं है। इसके प्रांत में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा। देखिए, तो मोड एक्स फंक्शन का आप ग्राफ देखिएगा, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप मोड एक्स फंक्शन का ग्राफ देखेंगे तो मोड एक्स फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसका बिल्कुल पैना चोंच बनती है यहाँ पे,
ठीक है, जिस फंक्शन के ग्राफ में चोंच बनेगी ना, तो पक्की बात है वो फंक्शन उस चोंच पर अवकलनीय नहीं होने वाला है, पक्की बात है 100%। जिस फंक्शन के ग्राफ में चोंच बनेगी ना बेटा, जैसे यहाँ पे चोंच बन रही है, साइन एक्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसमें चोंच नहीं बनती, ठीक है, स्मूथ चलता है वो। जिस फंक्शन के ग्राफ में चोंच बनेगी ना बेटा, वो फंक्शन उस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं होगा, उस फंक्शन का उस पॉइंट पर आप डेरिवेटिव नहीं ज्ञात कर सकते हो, पक्की बात है। ठीक है, ऐसा क्यों, समझाता हूँ। किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अवकलनीय होने के लिए कंडीशन होती है, किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अवकलनीय होने के लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कंडीशन होती है कि भैया उसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और उसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो बराबर होने चाहिए। तो ये क्या चीज़ आ गई सर जी, समझाता हूँ, भारी चीज़ है, धीरे धीरे आप समझना, समझ में आएगी आपको। जैसे आपका ये फंक्शन देखिए मॉडुलस एक्स वाला, अगर मैं इस पर कोई भी पॉइंट ले लूँ, मान लो कि मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पर, क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पर, क्या इस फंक्शन का इस पॉइंट पर मैं डेरिवेटिव ज्ञात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो इस फंक्शन का इस पॉइंट पर डेरिवेटिव आप तभी ज्ञात कर सकते हो जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो। अब कौन सा ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या चीज़ है, समझाता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट से हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पीछे पॉइंट ले लें, इस पॉइंट से बिल्कुल हल्का सा पीछे पॉइंट लेना, तो इस पॉइंट से हल्का सा अगर मैं पीछे पॉइंट लूँगा ना, तो वो तो बिल्कुल उसके पास में बनेगा, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ, है ना, बिल्कुल हल्का सा पीछे लेना है, मैं समझाने के लिए थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ। आप ऐसे समझ लो कि मैंने इसको जूम कर दिया बेसिकली, है ना, ये जो पॉइंट है ना बिल्कुल इसके पास में, बिल्कुल हद से ज़्यादा बिल्कुल पास में है इसमें, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा दूर बनाया ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये है कि इस पॉइंट से बिल्कुल हल्का सा पीछे एक पॉइंट ले लो, है ना, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कौन सी रेखा बनेगी? आप कहेंगे सर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये रेखा बनेगी, ये वाली जिसको मैं डार्क ब्लैक कर रहा हूँ। ये जो दूसरा पॉइंट है ना बेटा, ये तो हमारा मेन पॉइंट है, इसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। ये जो मेन पॉइंट है इससे हल्का सा पीछे पॉइंट लेना है, हल्का सा पीछे। यहाँ पे मैंने इसलिए थोड़ा सा दूर लिया है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ। अगर मैं हल्का सा पीछे लूँगा तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन असल मायने में ये जो पॉइंट है इससे हल्का सा पीछे हम पॉइंट लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं ना, तो जो ये स्पर्श रेखा बनती है, असल मायने में स्पर्श रेखा बनेगी। ठीक है ना, आपके आंसर स्पर्श रेखा तो एक पॉइंट से पास आउट होती है, तो 2 पॉइंट से पास आउट हो रही है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो दूसरा पॉइंट है वो बिल्कुल इसके पास में है, इतने पास में ताकि आप इनका डिफरेंस भी नहीं कर पाओ, इतना पास में है। तभी मैं कह रहा हूँ कि स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखा बनेगी ना, इसकी जो ढाल होगी, स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी ना, उसको अपन बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो स्पर्श रेखा है उसकी ढाल, उसको तो डेरिवेटिव बोलते हैं। अब इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मेन पॉइंट है उससे हम हल्का सा पीछे पॉइंट लेकर के उनको मिला रहे हैं, उससे स्पर्श रेखा तैयार करें, इसलिए अपन इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल रहे हैं। समझ आ गई? तो अगर मैं इस पॉइंट पर ये देखना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से हल्का सा पीछे पॉइंट लेना पड़ेगा और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर के एक स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी। अब इस स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी ना, उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलूंगा। ठीक है, अब इसकी ढाल कैसे ज्ञात करेंगे तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि ये जो पॉइंट है भैया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, लेट से मान लो कि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है मान लो सी। समझाने के लिए हमने क्या मान लिया कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सी है। ठीक है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा एफ ऑफ सी। है ना, मेरी बात समझ में आई क्या? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एफ ऑफ सी हो गया। एफ ऑफ सी लिख दो चाहे वाई लिख दो, आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ सी लिख दिया समझाने के लिए, फॉर्मुला तैयार करवाने के लिए। तो इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो ये आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे सर सी कोमा एफ ऑफ सी, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, तो आपके सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से, ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से हल्का सा पीछे है, हल्का सा पीछे। तो अगर ये सी है तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाले पॉइंट को सी माइनस एच बोल देता हूँ, जहाँ पे एच जो है ना बहुत छोटी सी रकम है, बहुत छोटी सी रकम। समझ लो, एच जो है वो हमारा क्या है, बहुत बहुत छोटी सी रकम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एच है वो पॉजिटिव है, ये चीज़ ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है हमेशा। ऑब्वियस सी बात है कि आप हल्का सा कम ले रहे हो ना, हल्का सा कम ले हो तो एच की जो वैल्यू वो पॉजिटिव ही रहनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा सी माइनस एच। अब अगर ये पॉइंट सी माइनस एच है तो इसी के सापेक्ष जो वाई कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ सी माइनस एच। समझ रहे हैं? अगर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सी है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ सी होगा।
अगर इससे हल्का सा पीछे पॉइंट लिया और उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सी माइनस एच है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ सी माइनस एच होगा, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए इस पॉइंट के, तो आप कहेंगे सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए सी माइनस एच कोमा एफ ऑफ सी माइनस एच। समझ में आ गई? मुझे इस रेखा की, जिसको मैंने डार्क लाइन किया है, इस रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। अब ढाल ज्ञात करने के लिए अगर मुझे इस रेखा पर कोई 2 पॉइंट मिल जाएं, जो कि मुझे मिले हुए हैं, 2 पॉइंट मिल जाए तो मैं इस रेखा की ढाल ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये जो 2 पॉइंट है ना, हम फॉर्मूला लगा लेंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन वाला। ढाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता था? y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन नहीं होता था क्या? 11वीं क्लास में तुमने पढ़ा होगा। m बराबर दिस, m क्या होती है? ढाल ही तो होती है। तो अगर मुझे इस ब्लैक रेखा की ढाल ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूंगा, y कोऑर्डिनेट्स को घटा करके उसको x कोऑर्डिनेट से डिवाइड करवा दूंगा, x कोऑर्डिनेट्स को घटा करके उससे भाग करवा दूंगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा बेसिकली एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में सी माइनस एच माइनस सी। समझ रहे हो? मैंने बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट घटा दिए, इसमें से ये घटा दिया और इसमें से ये घटा दिया, इनको भाग करवा दिया। ठीक है, जब मैं इनको भाग कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी? मुझे ढाल मिल जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी कमी है। किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये लिखना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर आपको लिखना क्या पड़ेगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। असल मान में एच टेंड्स टू जीरो के बजाय एच टेंड्स टू जीरो हल्का सा प्लस भी लिखते हैं, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बच्चे रट्टा मारते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे जीरो प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे तो हम लेफ्ट हैंड डायरेक्ट निकाले तो जीरो माइनस लिखना चाहिए, है ना। तो इसमें कंफ्यूज ना हो बच्चे, इसके लिए यहाँ पे टीचर कुछ भी नहीं लिखवाते। लेकिन असल मान में जो एच है ना वो पॉजिटिव संख्या होगी, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। अगर ये पॉइंट सी है, सी से अगर मैं हल्का सा कम ले रहा हूँ, मान लो कि ये पॉइंट हमारा 3 है, अब 3 से अगर मैं हल्का सा कम लूंगा तो वो क्या होगा? आपके आंसर 3 माइनस 0.0000001 ऐसा होगा। समझ रहे? अब 0.00001 असल मायने में ये क्या है? पॉजिटिव संख्या ही तो है। तो जो एच है वो असल मायने में जीरो पॉजिटिव की तरफ टेंड कर रहा होता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तो इस कन्फ्यूजन बच्चे कंफ्यूज ना हो तो इसलिए यहाँ पे कई टीचर्स एच टेंड्स टू जीरो लिखवा देते हैं, कई बुक्स में आपको एच टेंड्स टू जीरो लिखा मिलेगा। लेकिन असल मायने में ये जो एच है वो जीरो से हल्का सा बड़ा होता है ना। तो आप इसको या तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो एच है ना यहाँ पे वो जीरो से हल्का सा बड़ा है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप याद, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऑब्वियस बात है एच की जो वैल्यू वो हल्की सी बढ़ी पाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये सूत्र होगा भैया। अब कहेंगे सर यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कहाँ से आ गया भैया? ये इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि ये जो मेन पॉइंट है इससे हल्का सा हमें पीछे पॉइंट लेना है, बिल्कुल हल्का सा, इतना हल्का सा पीछे पॉइंट लेना है कि आप डिफरेंस भी ज्ञात ना कर पाओ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी ना कि भैया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो की जो एच की वैल्यू है, जिनके बीच में गैप है वो बिल्कुल बिल्कुल माइनर है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा है। तो ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे ना तो जो दूसरा पॉइंट है वो आप कहीं भी ले सकते हो, जिसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन जैसे आप ये चीज़ लिख दोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमने दूसरा पॉइंट लिया है वो बिल्कुल इसके हल्का सा पीछे लिया है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये सूत्र हो गया आपका। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? अब इसी तरीके से अपन राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र बनाते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? अभी तो हमने क्या किया कि बिल्कुल हल्का सा पीछे पॉइंट लिया। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा कि हम बिल्कुल हल्का सा आगे पॉइंट लेंगे। अगर आप हल्का सा आगे पॉइंट लेंगे, मान लीजिए कि हल्का सा आगे पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, हल्का सा आगे लेना है, समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लिया है, लेकिन आपको बिल्कुल हल्का सा आगे पॉइंट लेना है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तब भी यही रेखा बनेगी, और यही रेखा बननी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो इस मेन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अगर मान लो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में तो दूसरी रेखा बन रही है और राइट हैंड डेरिवेटिव में दूसरी रेखा बन रही है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा भैया उस पॉइंट पर, है ना। कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तभी होता है, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन का आप किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव तभी ज्ञात कर सकते हो जब हल्का सा पीछे पॉइंट लेने पर जो रेखा बन रही है और हल्का सा आगे पॉइंट लेने पर जो रेखा बन रही है वो सेम बने। अगर हल्का सा पीछे पॉइंट लेने पर अलग रेखा बन रही है, हल्का सा आगे पॉइंट लेने पर अलग रेखा बन रही है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। जो हल्का सा पीछे पॉइंट लिया वो अलग बन रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग बन रहा है, हल्का सा आगे पॉइंट लिया वो अलग बन रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो हल्का सा पीछे पॉइंट लेने पर जो रेखा बन रही है और हल्का सा आगे जो पॉइंट ले रहे हैं उससे जो रेखा बन रही है वो दोनों सेम होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है भैया, तभी वो फंक्शन उस पॉइंट पर अवकलनीय होता है। समझ में आ गई? अच्छा, अब राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र कैसे बनाएंगे? तो अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट c, एफ ऑफ सी हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं जो इससे हल्का सा आगे है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? आप इनसे इसके हो जाएंगे c प्लस एच, एफ ऑफ सी प्लस एच, है ना। समझ रहे मेरी बात को? जिस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात किए थे हमने, सेम उसी तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाने हैं। ठीक है, तो यही रेखा बनेगी।
अब सिर्फ आप इन दोनों पॉइंट्स को फोकस करिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसका आप ढाल ज्ञात करिए, अगर आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और इस रेखा की आपको ढाल ज्ञात करनी है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? वही कोऑर्डिनेट घटा देंगे सर जी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एफ ऑफ सी प्लस एच, है ना, माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में सी प्लस एच माइनस सी, और यहाँ पर हम लगा देंगे लिमिट एच टेंड्स टू सी, एच टेंड्स टू जीरो, है ना, एच टेंड्स टू जीरो लिखना चाहिए कि एच टेंड्स टू सी? हाँ, एच टेंड्स टू जीरो लिखेंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास सूत्र बन गया भैया राइट हैंड डेरिवेटिव का। समझ में आई बात? यहाँ पर ये जो एच टेंड्स टू जीरो है ना, ये असल मायने में एच टेंड्स टू जीरो, उसके ऊपर हल्का सा प्लस लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पॉइंट अगर 3 है तो इससे हल्का सा आगे पॉइंट लोगे तो वो क्या होगा? अगर मान लो कि इससे हल्का सा आगे पॉइंट लोगे तो वो क्या होगा? 3.0000001 होगा। अभी 3.0001 आए कैसे? यार 3 में 0.00001 जोड़ना पड़ा, तो जो एच है वो असल मायने में क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो यहाँ पर असल मायने में हम लिखना चाहिए एच टेंड्स टू जीरो प्लस, लेकिन फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल उन्होंने एच टेंड्स टू जीरो लिख दिया। ठीक है ना, बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आप यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो प्लस लिख रहे हो तो यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो माइनस क्यों लिख रहे हैं, ऐसे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन असल मायने में दोनों में एच टेंड्स टू जीरो प्लस ही है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए टीचर ने कहा कि भाई इससे कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सिंपल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिख दिया यहाँ पे, लेकिन असल मायने में यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो उसके ऊपर हल्का सा प्लस होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा बुक में लिखा है वैसा आप लिख देना। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो लिमिट में जो एच टेंड्स टू जीरो वाला होता है ना, इसमें जो एच है वो हल्का सा बड़ा होता है जीरो से। अगर हम देखें तो लिमिट वाले सवालों में अगर कोई एच टेंड्स टू जीरो लिखा हुआ है तो असल में वहाँ पे दो चीज़ निकल के आती है कि भाई एच की जो वैल्यू जीरो से हल्की सी कम भी हो सकती है, जीरो से हल्की सी बड़ी भी हो सकती है, ये बात निकल के आती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में एच की जो वैल्यू वो जीरो से हल्की सी बड़ी है। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये सूत्र हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव का ये सूत्र हो गया। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, तो इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कट जाएंगे ना, ये यहाँ पे सिंपल माइनस एच बचेगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो माइनस एच बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पर बचेगा एच। समझ रहे मेरी बात को? तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये सूत्र आ गया भाई, और राइट हैंड डेरिवेटिव का ये सूत्र आ गया। वापस समझा देता हूँ, थोड़ी सी भारी बात थी ये। मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अवकलनीय तभी होगा, अवकलनीय मतलब कि भाई किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव तभी निकलेगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये सूत्र है, राइट हैंड डेरिवेटिव का ये सूत्र है, ये मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, याद रखने हैं, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि हमने फंक्शन ले लिया लेट से एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है ये हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तभी इसका आपका डेरिवेटिव निकाल पाते हो। इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 2x आता है ना, तभी निकल पाता है क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, हर एक पॉइंट पर, चाहे आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ऐसा क्यों है वो समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आप ये पॉइंट चेक कर रहे हो, आप ये चेक करो कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस पॉइंट से हल्का सा आगे पॉइंट लेना, हल्का सा आगे, हल्का सा आगे लेना बेटा। तो इससे अगर आप हल्का सा आगे पॉइंट लोगे तो वो यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ कहीं। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देना, बिल्कुल हल्का सा आगे लेना है, इतना हल्का सा आगे लेना है कि आप फर्क भी ना कर पाएँ। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जो स्पर्श रेखा बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, अब इस पॉइंट से हल्का सा पीछे पॉइंट ले लें, बिल्कुल हल्का सा पीछे, कभी आप यहाँ पे लेके बैठ जाएं। पिछले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे इसलिए लिया था क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था चीज़ों को। असल में हम बिल्कुल हल्का सा पीछे लेते हैं, अगर आप हल्का सा पीछे लेंगे तो वो पॉइंट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तब भी ये ही स्पर्शरेखा बननी है। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप हल्का सा आगे पॉइंट लेंगे तब जो स्पर्शरेखा बन रही है, और हल्का सा पीछे जो पॉइंट लेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर तब जो स्पर्शरेखा बन रही है वो दोनों सेम बननी चाहिए, है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो कहाँ सेम बन रही है? बेटा सेम ही बनेंगे। यहाँ पर मैं जो हल्का सा आगे पॉइंट ले रहा हूँ ना, ये भी इनके बीच में बहुत गैप कर दिया मैंने। असल मायने में जो आप मेन पॉइंट होता है ना, जो आपका ये मान लो कि ये मेन पॉइंट है, इससे आप हल्का सा आगे पॉइंट लेते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ ही चिपका होता है, कुछ भी डिफरेंस होता ही नहीं असल मायने में। तभी तो अपन एच टेंड्स टू जीरो लिख रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे फॉर्मूले के अंदर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया इस पॉइंट से अगर मैं हल्का सा आगे पॉइंट लूँ और इस पॉइंट से हल्का सा पीछे पॉइंट लूँ, दोनों स्थितियों में जो स्पर्शरेखा बने वो सेम बन रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है? डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तब होगा जब आप हल्का सा आगे पॉइंट लें, उससे स्पर्शरेखा बनाएं, और हल्का सा पीछे पॉइंट लें, उससे स्पर्शरेखा बनाएं। दोनों स्पर्शरेखा अगर सेम बनेंगी तब वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आई और बात? क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
अब मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न करवाता हूँ, वहाँ पे आपको और अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। प्रश्न देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या क्या कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये दर्शाना है ना। अभी एक तो तरीका है कि ग्राफ बना लो, है ना। आप ग्राफ बनाएंगे आप, तो मॉडल एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना। हमें दर्शाने की ये जो ग्राफ है, ये इस पॉइंट पर जहाँ पर चौंस निकली है ना, इस पॉइंट पर डिफरेंशियल नहीं है ना। ये हमारा मेन पॉइंट हो गया, इसको m बोल रहा हूँ। तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं ज्ञात कर सकते, ये दर्शाना है। तो एक तो ग्राफ वाला तरीका अपना सकते हैं कि भाई इस पॉइंट से हल्का सा आगे पॉइंट ले लूँ। अगर आप इस पॉइंट से हल्का सा आगे पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा, इस रेखा पर बनेगा, ठीक है। तो लेट्स से कि वो पॉइंट आपका यहाँ बना, हल्का सा आगे लेना, बिल्कुल हल्का सा आगे, मान लो कि यहाँ बना। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो रेखा कौन सी बनेगी, आपके आंसर ये वाली रेखा बनेगी, समझ रहे। अगर मैं हल्का सा आगे पॉइंट लूंगा और उन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो स्पर्शरेखा कौन सा बन रही है, ये वाले बन रहा है। अगर मैं इस पॉइंट से हल्का सा पीछे पॉइंट लूंगा, हल्का सा पीछे पॉइंट लूंगा तो वो इस रेखा पे बनेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो लेट्स से कि वो यहाँ बना। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो स्पर्शरेखा कुछ ऐसी बनेगी, समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट साइड में जो स्पर्शरेखा बन रही है उसका जो डेरिवेटिव है, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट साइड में जो स्पर्शरेखा बन रही है उसका जो डेरिवेटिव है, वो दोनों अलग अलग है। भाई हल्का सा आगे पॉइंट लिया तो अलग स्पर्शरेखा बन गई, हल्का सा पीछे पॉइंट लिया तो अलग स्पर्शरेखा बन गई। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि ये फंक्शन जो है वो हमारा इस तरीके से ना होकर के, ये तो फंक्शन हमारा क्या था, y बराबर मोड एक्स, ये फंक्शन था। तो मोड एक्स के फंक्शन में क्या होता है कि चोंच बनती है, बिल्कुल बारीक चोंच बनती है यहाँ पे, ठीक है। चोंच बनने की वजह से होता क्या है कि हल्का सा आगे पॉइंट लोगे ना तो स्पर्शरेखा अलग बनती है, हल्का सा पीछे पॉइंट लोगे तो स्पर्शरेखा अलग बनती है। लेकिन मान लो कि आपका फंक्शन ये होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन जो है ना, इसका ग्राफ जो बनता है उसमें चोंच नहीं बनती, वो स्मूथ सा ग्राफ बनता है इस तरीके से। यहाँ पे चोंच नहीं बनती बेटा। चोंच नहीं बनने से फायदा क्या होता है कि अगर आप हल्का सा आगे पॉइंट लोगे, हल्का सा अगर आप आगे पॉइंट लोगे ना, हल्का सा अगर आप आगे आगे पॉइंट लिया तो स्पर्शरेखा आपकी किस तरीके से बनेगी, अगर आप हल्का सा आगे पॉइंट लेते हो तो स्पर्शरेखा आपकी बनेगी ये 2x है ना, हाँ। अगर आप हल्का सा आगे पॉइंट लेते हो तो स्पर्शरेखा कैसे बनेगी, स्पर्शरेखा आपकी ये वाली बनेगी, समझ रहे हो। हल्का सा पीछे पॉइंट लेते हो तब भी स्पर्शरेखा यही बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि चोंच नहीं है यहाँ पे, स्मूथ है। यहाँ पे चोंच है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हल्का सा आगे पॉइंट लेने से वो पॉइंट इस रेखा पे जाके बन रहा है। लेकिन यहाँ पे स्मूथ है ग्राफ, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ, समझो बिल्कुल स्मूथ है यहाँ पे ग्राफ। तो अगर आप हल्का सा आगे पॉइंट लोगे ना, मान लो कि एक पॉइंट ये है, इससे हल्का सा आगे पॉइंट ले, मान लो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पॉइंट लेना, तो वो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो एक स्पर्शरेखा बनेगी इस तरीके से। हल्का सा पीछे पॉइंट लोगे तब भी यही स्पर्शरेखा बननी है, लेकिन चोंच वालों में ऐसा नहीं होता, समझ रहे। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जिस फंक्शन के ग्राफ में चोंच बन रही होगी ना, तो वो फंक्शन उस चोंच पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है ना। तो अब टीचर को आप लिख के कैसे दिखाओगे, ये तो हमने ग्राफ से समझ लिया। हमने जब इसका ग्राफ बनाया तो वहां पे जीरो पे चोंच बन रही थी, और हमें पता है कि जिस फंक्शन के ग्राफ में चोंच बन रही होगी ना, वो फंक्शन उस चोंच पर डिफरेंशिएबल नहीं होना है। उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव उस चोंच पे नहीं निकाल सकते, बाकी पॉइंट पे निकल जाएगा लेकिन उस चोंच पे नहीं निकलेगा, है ना। अब इस टीचर को लिख के कैसे दिखाओगे बात, क्योंकि टीचर को ग्राफ बना के दिखाओगे तो नंबर तो देगा नहीं, टीचर को आपको फॉर्मूले से लिख के दिखाना पड़ेगा। तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो हम कहेंगे x बराबर 0 पर इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र था हमारे पास, सूत्र क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन में माइनस का h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यही सूत्र था, लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है। अब ये जो सूत्र था ये तब था जब आप x बराबर c पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप x बराबर c पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हैं ना, तब ये सूत्र था। हम ज्ञात कर रहे हैं x बराबर 0 पर, तो जहां जहां c लिखा है वहां वहां 0 लिख दें, तो ये हो जाएगा सर कुछ इस तरीके से, समझ रहे। तो x बराबर 0 पर इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसका सूत्र ये हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h क्या होता है, f ऑफ माइनस h। जीरो में से अगर आप कुछ भी घटाएंगे तो वही तो चीज़ आएगी, जैसे 0 में से 1 घटाया तो -1 आएगा, 0 में से 2 घटाया तो -2 आएगा। तो इसी तरीके से 0 में से h घटाओगे तो क्या आएगा, -h ही तो आएगा। तो f0 माइनस h क्या हो गया, f माइनस h हो गया, माइनस f0 अपॉन में -h। सोल्व करते हैं इसको, ध्यान से समझिए। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ माइनस h की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
इसके अंदर पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स अगर मोड एक्स के बराबर है, एक्स की जगह अगर मैं माइनस एच रखूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, यह जाएगा सर माइनस एच का मॉडुलस, ठीक है। माइनस एफ ऑफ जीरो किसके बराबर आ जाएगा, यह जाएगा जीरो का मॉडुलस अपॉन में माइनस एच, ऐसा आ गया। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब माइनस एच का मॉडुलस क्या होगा, अब यहाँ पर जिन बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ा ना, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते थे, वो सोचते थे यार माइनस एच का जो मॉडुलस है वो तो इस एच पे डिपेंड करता है असल मायने में। जैसे मान लो कि एच की जगह मैं 3 रख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 का मॉडुलस क्या होता है, मैंने जो 3 है ना, ये जो 3 है इसको मैंने एच बोल दिया लेट से। तो अगर मैं पूछूं -3 का मॉडुलस क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा 3, है ना। मैंने एच किसको माना था, 3 को ही। तो अगर माइनस एच का मॉडुलस देखूंगा और एच अगर हमारी पॉजिटिव संख्या है तो वो हमारा क्या आ रहा है, एच ही आ रहा है। समझ रहे हैं बात को, माइनस एच का जो मॉडुलस होता है ये एच भी हो सकता है, माइनस एच भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती हैं, वो इस एच पे डिपेंड करता है। अगर ये एच पॉजिटिव है, अगर ये एच पॉजिटिव है तब माइनस एच का मॉडुलस एच ही होगा। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पर हम देखें तो मैंने इसको एच बोला है, इस 3 को, पॉजिटिव संख्या को। तो माइनस पॉजिटिव संख्या का मॉडुलस जो है वो किसके बराबर आ रहा है, इसी पॉजिटिव संख्या के बराबर आ रहा है ना। इसको एच बोला था, यही एच आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव संख्या है तब तो माइनस एच का मॉडुलस एच आ गया। लेकिन अगर ये एच नेगेटिव संख्या हो, समझना ध्यान से, अगर मैं इसका मॉडुलस पूछूं तो इसका मॉडुलस भी 3, इसका मॉडुलस भी 3 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एच किसको माना, एच यहाँ पे माना मैंने -3 को, -3 को मैंने एच माना। तो नेगेटिव ऑफ एच, जहाँ पे एच क्या है नेगेटिव संख्या है, जहाँ पे एच क्या है नेगेटिव संख्या, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव संख्या का मॉडुलस क्या आ रहा है, अपने से पॉजिटिव संख्या आ रहा है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, एक और नेगेटिव लगेगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेगेटिव एच का जो मॉडुलस है वो एच भी आ सकता है और नेगेटिव एच भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है इस एच पे। अगर ये एच पॉजिटिव संख्या है तब तो एच आ जाएगा, अगर ये एच नेगेटिव संख्या है तब ये नेगेटिव एच आएगा। जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर एच पॉजिटिव संख्या थी तो सेम आ गया, यहाँ पे एच नेगेटिव संख्या थी तो इसके सामने एक और नेगेटिव लिख के आ गया। समझ रहे हैं, तो वो इस एच पे डिपेंड करता है, नेगेटिव एच का मॉडुलस इस एच पे डिपेंड करता है। ये एच भी हो सकता है, माइनस एच भी हो सकता है। अब क्या होगा, एच होगा कि माइनस एच होगा, उसको समझने के लिए कंसेप्ट पता होना जरूरी था, जो कि मैंने अभी अभी आपको बता दिया। ये हमारा होगा एच। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो एच है ना, यहाँ पर हम लिखते बेसिकली एच टेंड्स टू जीरो है, लेकिन असल मायने में जो एच है वो जीरो से हल्का सा बड़ा होता है। यहाँ पर हम असल मायने में एच टेंड्स टू जीरो प्लस लिखना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बुक के जो ऑथर्स हैं, एनसीईआरटी है, वो यहाँ पर सिंपल एच टेंड्स टू जीरो लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। लेकिन फिर भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रह जाती है कि यार माइनस एच का जो मॉडुलस है वो तो एच भी हो सकता है, नेगेटिव एच भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम हमेशा एच ही क्यों लिखते हैं। एच इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो बेसिक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे असल मायने में एच की जो वैल्यू वो जीरो से हल्की सी बड़ी है, जीरो से हल्की सी बड़ी है। अगर एच की वैल्यू जीरो से हल्की सी बड़ी है तो अगर ये नेगेटिव एच का मॉडुलस में एच पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मॉडुलस करने पे पॉजिटिव एच ही आना है। समझ रहे हैं, आई बात समझ में, वापस समझिए। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखा है ना, तो वहाँ पर असल मायने में एच की जो वैल्यू वो जीरो से हल्की सी बड़ी होती है ना। अगर मान लो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिखा है तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो से कम भी हो सकती है, हल्की सी कम भी हो सकती है, और जीरो से हल्की सी बड़ी भी हो सकती है, इसका ये मतलब होता है। लेकिन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखा है तो वहाँ पे जो एच की वैल्यू होगी ना वो हमेशा जीरो से हल्की सी बड़ी ही होगी, हमेशा। यहाँ पे हम लिखते नहीं है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर हमेशा एच की जो वैल्यू वो जीरो से हमेशा बड़ी ही होती है। समझ में आ गई। चाहे आप एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन उठा लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन उठा लीजिए, अगर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखा है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे जो आपकी एच की वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो से हल्की सी बड़ी होगी। लिखते नहीं उस चीज़ को, वो अलग मैटर है, लेकिन वहाँ पे हमेशा एच की वैल्यू जीरो से हल्की सी बड़ी होती है। समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, ये बहुत गहरी बात थी भाई, बहुत गहरी बात थी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही समझाई थी ये बात, ठीक है ना। तो नेगेटिव एच का मॉडुलस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, है ना। नेगेटिव एच का मॉडुलस नेगेटिव एच भी हो सकता था, नेगेटिव एच भी हो सकता था, लेकिन हमें चीज़ मालूम है, हमने चीज़ें रटी नहीं है, हमने ये चीज़ समझी है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हम लिखते हैं ना, तो वहाँ पे असल मायने में एच की जो वैल्यू वो जीरो से हल्की सी बड़ी होती है। अगर एच की वैल्यू जीरो से हल्की सी बड़ी है तो नेगेटिव एच का जो मॉडुलस होगा, अगर ये एच पॉजिटिव है, जीरो से हल्की सी बड़ी है इसकी एच की वैल्यू, तो नेगेटिव एच का मॉडुलस क्या होता है, हमेशा एच होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका मॉडुलस क्या लिख दिया, एच लिख दिया। माइनस जीरो का मॉडुलस जीरो ही होता है अपन माइनस एच। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच अपॉन में माइनस एच, कट के हमारे पास आ गया -1 आंसर, यानी कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ गया बेटा, -1 आ गया। अब इसी तरीके से मैं राइट हैंड डेरिवेटिव याद कर लूँगा। अब फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा, ये तो मैंने लेंथ ही कर दिया ना क्योंकि समझानी थी चीज़ें। अब मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। एक्स बराबर 0 पर इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव, अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0
अपॉन में एच, ये सूत्र था। वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, तो एच एफ ऑफ एच हो गया, माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में एच। सोल्व करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एच की वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस एच माइनस मॉडुलस एच, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉडुलस जीरो अपॉन में एच। अब एच का जो मॉडुलस है वो इस एच पे डिपेंड करता है। अगर ये एच पॉजिटिव है तब तो एच का मॉडुलस पॉजिटिव आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। अगर ये एच नेगेटिव है तो इसके सामने एक और नेगेटिव लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एच है क्या असल मायने में, तो आप यहाँ के एच टेंड कर रहे हैं जीरो की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो लिखा है ना, तो बेसिकली यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि जो एच की वैल्यू वो जीरो से हल्की सी बड़ी है, चाहे आप बेसिक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो तब भी, चाहे आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो तब भी। अगर यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो बजाय एक्स टेंड्स टू जीरो लिखा होता, कुछ और चीज़ लिखी होती, तो वहाँ पे दोनों केस हो सकते थे, जीरो से हल्की से कम भी हो सकती है, जीरो से हल्की से ज़्यादा भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर दोनों ही केसेस में एच की जो वैल्यू जीरो से हल्की से बड़ी है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, है ना। तो ये जो मॉडुलस के अंदर एच लिखा है ये पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या का मॉडुलस क्या होता है, सेम टू सेम होता है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच माइनस जीरो अपॉन में एच, काट के आ जाएगा ये वन, तो इसका आंसर आ गया वन। तो मैंने देखा कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो माइनस वन आ रहा है भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन आ रहा है, ये दोनों सेम है ही नहीं, है ना। तो इसी बात को आप लिख दीजिए, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। हम कहेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि अतः यह जो फंक्शन है वो x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। आप इस फंक्शन का इस पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं ज्ञात कर सकते, समझे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अगर मैं समझाना चाहूँ ना तो मैं आपको 2 मिनट में समझा दूँ, लेकिन फिर वो बच्चे को डाउट यहाँ पे रह जाता है। जो बच्चे होशियार है ना उन बच्चों को यहाँ पे डाउट रह जाता है, इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाया, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कई बच्चे बोल भी रहे थे कि सर 2 ही तो क्वेश्चन बच गए, 2 मतलब आपने पिछले लेक्चर में 5 क्वेश्चन कराए, 5 क्वेश्चन करवा देते, है ना। कई बच्चे ऐसे बोल भी रहे थे। तो बेटा मुझे पता है कि मुझे कैसे करवाना है ना। तो आप ये मत बोला करिए कि सर आपने तो 10 मिनट का लेक्चर दिया, है ना, बाकी 5 ही क्वेश्चन थे उसको भी निपटा देते। निपटाने की बात नहीं बेटा, आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, इसमें टाइम लगता है, खुद सीखने में टाइम लगता है, आपको समझाने में टाइम लगता है। तो इसलिए अलग अलग लेक्चर बनते हैं। कई लेक्चर 10 मिनट का बनता है, कई लेक्चर 50 मिनट के बन जाते हैं। जब 50 मिनट के लेक्चर बनते हैं तब आप में से कोई नहीं बोलता कि सर आज 50 मिनट का लेक्चर दे दिया, अगले दिन लेक्चर मत देना, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो आप समझा करिए इस चीज़ को। समझ में आए क्वेश्चन, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आपके एनसीईआरटी बुक का। क्या क्या सिद्ध करो कि ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, ये फंक्शन एक्स बराबर वन पर अवकलित नहीं है। मतलब ये जो फंक्शन है ना ये इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव नहीं ज्ञात कर सकते, ये दर्शाना है। जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसको ग्राफ से थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब आप इसका जियोजेब्रा पे ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये जो पॉइंट है ये होगा एक्स बराबर वन, एक्स बराबर वन पे चोंच बनेगी, और जिस फंक्शन के ग्राफ में जहाँ पे चोंच बन रही है ना वो फंक्शन उस चोंच वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है। 100% पक्की बात है, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब नहीं होता जब वहाँ पे उस फंक्शन ग्राफ में चोंच बने। क्यों? क्योंकि चोंच से अगर आप हल्का सा आगे पॉइंट लोगे तो स्पर्शिका बनाओगे तो ये बनेगी, चोंच से अगर आप हल्का सा पीछे पॉइंट लोगे तो स्पर्शिका बनाओगे तो ये बनेगी। तो दोनों स्पर्शिकाएं अलग अलग बन रही है ना, ये अलग बन रही है, ये अलग बन रही है, तो इनकी ढाल भी अलग अलग होगी, इनकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग बनेगा। तो इसलिए किसी भी फंक्शन के ग्राफ में अगर चोंच बन रहा है तो वो फंक्शन उस चोंच पर डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही हम इस क्वेश्चन को टीचर को लिख के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्स बराबर वन पर इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, है ना, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में माइनस एच, ये सूत्र है ना। तो लगा देंगे इसको। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला तब है जब आप एक्स बराबर सी पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हो, है ना। लेकिन हम ज्ञात कर रहे हैं एक्स बराबर वन पर इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जहाँ जहाँ सी लिखा है वहाँ वहाँ वन लिख दो, जहाँ जहाँ सी लिखा है वहाँ वहाँ क्या लिख दो बेटा, वन लिख दो, कुछ इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह वन माइनस एच लिखूंगा तो एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर यहाँ पर भी वन माइनस एच लिखना पड़ेगा। तो आ जाएगी सर जी वन माइनस एच माइनस वन, इसका मापांक एफ ऑफ वन माइनस एच का वैल्यू ये आ गया, माइनस एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर हमें एक्स की जगह वन लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी सर जी जीरो अपॉन में माइनस एच। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं।
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं इसको देखूँ तो 1 से 1 कट गया, यहाँ पे माइनस एच हो गया। माइनस एच का मॉडुलस क्या होगा? माइनस एच का मॉडुलस होगा h, क्योंकि h टेंड्स टू 0 जहाँ पे लिखा होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो h की वैल्यू वो 0 से हल्की सी बड़ी है, 0 से हल्की सी बड़ी है। अगर माइनस h में h की वैल्यू 0 से हल्की सी बड़ी है तो उसका मॉडुलस करने पे आएगा हमेशा h आएगा। ठीक है, समझ में आ गई? -0 अपॉन में माइनस का h, काटा पिटाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया जी -1। ठीक है, अब निकालते हैं अपन राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव वो अलग आएगा, पक्की बात है ना। तो फॉर्मूला क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, खुद ब खुद सोल्व करना, ये 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? x बराबर 1 पर, वो सेम नहीं है। बाकी पॉइंट्स पे सेम होगा, इस पॉइंट पर नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ये जो फंक्शन है ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। समझ में आया? हो गया, यही प्रूफ करना था, हो गया। समझ में आई कैसे किया? क्लियर? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात आता हूँ। जैसे मैं आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अवकलनीय कब होगा? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव की, ये बात बताई थी ना। इसमें मैंने एक बात नहीं बताई जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वो बात क्या है कि भाई जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, वो कोई एक संख्या निकलनी चाहिए। समझ रहे हैं? ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव जो है ये भी कोई एक संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप निकाले और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आपका इन्फिनिटी निकल गया, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इन्फिनिटी निकले तो उसको कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अवकलनीय तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होंगे और ये दोनों को ना कोई एक संख्या होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी निकल गया और राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी लिख गया, फिर आप कह देंगे भैया ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर अवकलनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को संख्या होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमसे कहा है कि सिद्ध करो कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है ये एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही आसानी से सिद्ध कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था। तो सबसे पहले मैं एक्स बराबर 1 पर इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव याद कर रहा हूँ। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या होता है? आपके आंसर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, आप चाहें तो एच टेंड्स टू 0 उसके ऊपर हल्का सा प्लस भी लिख सकते हो, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। वो तो मैंने इसलिए नहीं लिखवाया था कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, है ना। ठीक है, आप चाहें तो लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं इस डब्बे के अंदर 1 माइनस एच ढालूंगा, 1 माइनस एच मतलब कि 1 से हल्का सा कम, 1 से हल्का सा कम मान लो कि मैंने डाल दिया, लेट से ये 1 से हल्का सा कम है ना, तो मान लो कि मैंने ये 1 से हल्का सा कम क्या होगा? 1 से हल्का सा कम तो ये होगा ना 0.99999999, यही तो होगा 1 से हल्का सा कम। तो ये डाल दिया, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? तो अब सर ये हमें 0 रिटर्न करेगा। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, अगर आप इसके अंदर कोई पूर्णांक ढालोगे ना, जैसे मान लो आपने 1 डाल दिया तो 1 रिटर्न कर देगा, 2 डाल दिया तो 2 रिटर्न कर देगा। लेकिन आप कोई पॉइंट वाली संख्या डाल देते हैं, मान लो कि 0.999 ये डाल दिया, तो ये क्या करेगा? उससे कम, इससे कम जो पूर्णांक आता है ना वो रिटर्न करेगा। इससे कम कौन सा पूर्णांक आता है? 0 आता है, तो ये 0 रिटर्न करेगा। मान लो कि आपने इसके अंदर डाल दिया 1.99999999, तो आपको ये क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। उससे कम जो पूर्णांक होता है उसको रिटर्न करता है अगर आप कोई पॉइंट वाली संख्या डालते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या आएगी? डब्बे के अंदर 1 माइनस एच आ जाएगा। डब्बे के अंदर 1 माइनस एच मतलब कि 1 से हल्का सा कम नंबर, है ना। अब डब्बे के अंदर अगर आप ये वाला नंबर ढालोगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? डब्बे के अंदर अगर मैं कोई एक पूर्णांक ढालूंगा तो सेम टू सेम रिटर्न कर देता है। अगर मान लो कि इस डब्बे के अंदर मैंने 1 डाला तो ये सेम टू सेम रिटर्न कर देगा, यानी कि 1 आ जाएगा। माइनस एच का माइनस एच, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, ऐसा हो गया,
है ना। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला ये है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/h जो होता है ये हमेशा बराबर होता है इन्फिनिटी के। लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/h किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के। अगर आप सिंपल 1/h अगर आप सिंपल 1/0 की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो तो अनडिफाइन होगी, वो तो अनडिफाइन होगी बेटा। लेकिन अगर लिमिट लग रहा है ना इसके साथ में तो ये हमेशा इन्फिनिटी के बराबर होती है। अब कहें सर ऐसा कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न बताता हूँ। लिमिट एच टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एच की वैल्यू है वो 0 से हल्की सी बड़ी है। तो जैसे मान लो कि एच की जो वैल्यू मान लो कि मैंने ये मान ली 0.00000 ऐसे करते 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 1 ये मान ली, है ना। इससे भी बड़ी संख्या होगी लेकिन मैंने ये मान ली 0 से हल्की सी बड़ी है, तो मैंने ये मान ली भाई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा 1, फिर इतने 0, है ना। इसके बटे ये इसको सॉल्व करूँ तो ये बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, कहने का मतलब ये है बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो हमेशा ध्यान रखिए कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 अपॉन में 1 लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/h हमेशा किसका बराबर होगा? इन्फिनिटी का बराबर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई? तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। क्लियर? ठीक है, तो ये बराबर हो गया जी इन्फिनिटी के। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो क्या आया? इन्फिनिटी आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए लेकिन ये इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है? इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है। तो इसी बात का हम यहाँ पे मुद्दा उठाएंगे। हम कहेंगे कि यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है इन्फिनिटी के, है ना। या फिर आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा, है ना। ऐसे भी बोल सकते हो आप सिंपल। या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है इन्फिनिटी के, अतः ये जो फंक्शन है ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अब कहेंगे सर हमने राइट हैंड डेरिवेटिव तो निकाला ही नहीं। निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव तो अब निकालते ना जब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कोई संख्या आती, इन्फिनिटी का अलावा कुछ और आता ना, तब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते। इन्फिनिटी आ गया तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल बोलो कि भैया ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है। समझना कि तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना था। थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा, स्टार्टिंग में सबको लगता है ना। इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ। ये तो हमने x बराबर 1 पे चेक किया ना, अब हमें x बराबर 2 पे चेक करना। देखो तो x बराबर 2 पर इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में h माइनस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं इस डब्बे के अंदर 2 माइनस h डालूंगा यानी कि 2 से हल्का सा कम यानी कि 1.9999 इस तरीके से क्या डालूंगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? आपका आंसर 1 रिटर्न करेगा। 2 डालेंगे तो 2 रिटर्न करेगा, माइनस एच का माइनस एच। तो वापस से यही चीज़ बननी है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/h बन जाएगा, ये बराबर होता है इन्फिनिटी के। तो वही सेम लाइन वापस चिपकाओ कि कहो कि यहाँ जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये बराबर है इन्फिनिटी के, अतः यह जो फंक्शन है ये x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इसका जियोजेब्रा पे ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भैया क्यों ये फंक्शन 1 और 2 पर अवकलनीय नहीं है ना। वो आप खुद ब खुद करना, मैं नहीं कराऊंगा। आप इसका ग्राफ देखना, गूगल पे सर्च कर लेना ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो वहाँ पे आपको जब आप ग्राफ देखोगे ना वहाँ पे आपको अपने आप ही पता चल जाना है कि भाई 1 और 2 पर ये अवकलनीय क्यों नहीं है। अपने पता चल जाएगा जैसे आप इसका ग्राफ देखोगे तो, है ना। थ्योरी कैसे करनी है वो मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, बस हो गया, कहानी खत्म। इस तरीके से एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। अब हम अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रहा नहीं होगा। ठीक है, अगले लेक्चर मिलते हैं फिर। थैंक यू।